नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार बिहार में होने वाले 4 विधानसभा क्षेत्र में कल जो परिणाम आना है उसका असर क्या होगा। जी हां, दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी के पास 3 सीटें थीं। इनफैक्ट कहिए तो 2 सीट आरजेडी के पास थी और एक उसके घटक दल सीपीआई एमएल के पास है। तो सवाल उठता है कि इन 3 क्षेत्रों में क्या आरजेडी और उसके घटक दल जीत पाएंगे, और चौथी सीट जो कि जीतन राम मांझी की थी और गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी ने इमामगंज से अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है। तो सवाल ये उठता है कि इन 4 क्षेत्रों में होने क्या जा रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव इस बात को इंडिकेट करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि साल 2025 में होना है उसको लेकर के किसका गठबंधन कितना मजबूत है। आपको बता दें कि अगर बेलागंज की बात करें, जहां पर आरजेडी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही थी क्योंकि सुरेंद्र यादव लगातार वहां से जीतते रहे, इस बार उनके सुपुत्र विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। कहा यह जा रहा है कि उनका खेल खराब करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो हैं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम और यादव के समीकरण को जन स्वराज पार्टी क्या बेलागंज में तोड़ देगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि माई समीकरण के टूटने का मतलब साफ समझा जाएगा कि जिस तरीके से उत्तर बिहार में लोकसभा चुनाव में यह देखा गया, अगर विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये खतरे की घंटी आरजेडी के लिए समझा जाएगा। इसलिए आरजेडी बेहद चिंतित थी और चुनाव के ठीक एक दिन पहले, जब कैंपेन खत्म हो रहा था उससे एक दिन पहले, लालू प्रसाद यादव बीमारी अवस्था में भी बेलागंज पहुंचते हैं और सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं बल्कि शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा भी बेलागंज पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम और यादव का समीकरण इंटैक्ट रहे और वो आरजेडी के पक्ष में रहे। इसके लिए आरजेडी ने अपना ट्रम्प कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद अमजद जो कि मुस्लिम प्रत्याशी हैं और वो जन स्वराज से हैं, वो क्या मुस्लिम यादव समीकरण में बड़ी सेंधमारी करेंगे? क्या जन स्वराज पार्टी लालू यादव की जो मुस्लिम यादव का समीकरण है उसमें बड़ी सेंधमारी करने जा रही है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हम तरारी की बात करें, तरारी से सुदामा प्रसाद विधानसभा चुनाव जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और उसके बाद तरारी से राजू यादव सीपीआई एमएल के टिकट पर उतरे हैं। उनके खिलाफ विशाल प्रशांत जो कि सुनील पांडे के बेटे हैं, वो बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुदामा प्रसाद, जिनके समर्थन में वैश्य समाज ने जोरदार वोटिंग की लोकसभा चुनाव में, क्या वैश्य समाज आरजेडी के राजू यादव के पक्ष में वोट करने जा रहा है? यह भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने माइक समीकरण बनाने का प्रयास किया था। उसमें कई सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके लालू प्रसाद यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा को साधने का प्रयास किया था। लेकिन क्या यह प्रयास लालू प्रसाद यादव का सफल हो पाएगा? यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण में जोरदार सेंधमारी करने जा रही है और इस सेंधमारी की वजह से लालू प्रसाद को 2025 के विधानसभा चुनाव में खासी दिक्कत पेश आएगी। पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि कल के उपचुनाव के परिणाम से यह साफ पता चल जाएगा कि जन स्वराज पार्टी जिन बातों का दावा कर रही है उसमें किस हद तक वो कामयाब है। दरअसल हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रामगढ़ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सीट है, रामगढ़ से
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सुपुत्र अजीत कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि उनके विरोध में अशोक कुमार सिंह हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी काफी मजबूत हैं। और वहां यह बताया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी भी अच्छा खासा डैमेज आरजेडी को पहुंचा सकती है, बहुजन समाज पार्टी आरजेडी को ठीक ठाक डैमेज पहुंचा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि रामगढ़ जो कि आरजेडी की सीट थी, वहां से सुधाकर सिंह एमएलए थे और सुधाकर सिंह ने बक्सर से लोकसभा चुनाव जीता, उसके बाद रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। लेकिन रामगढ़ का परिणाम क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। जानकार की माने तो यह कहा जा रहा है कि रामगढ़ में आरजेडी की स्थिति अच्छी नहीं है, उनका मुस्लिम यादव समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है, खासतौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, कि जगदानंद सिंह अपने दोनों सुपुत्र को, एक को उन्होंने लोकसभा भेज दिया है, दूसरे को विधानसभा भेज रहे हैं और साथ ही साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए इस कदर परिवारवाद हावी है, इसलिए जो यादव है वो बहुजन समाज पार्टी के तरफ जा सकता है, यादव समाज उनको वोट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि बेलागंज के बाद रामगढ़ में भी जोरदार झटका आरजेडी को लगा है। और जहां तक तरारी का सवाल है, तरारी में अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी सीपीआई-एमएल से यह सीट छीन लेगी। अगर बेलागंज, तरारी और रामगढ़ की बात करें तो आरजेडी और उसके एलआई के पास ये तीनों सीटें थी। वैसे में उपचुनाव के बाद अगर ये तीनों सीट पर 2 सीट भी एनडीए जीत जाती है तो ये आरजेडी की करारी हार मानी जाएगी। और दरअसल किस तरह का जातीय समीकरण बनता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको हम बता दें कि इस चुनाव के परिणाम से नीतीश कुमार की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जन स्वराज पार्टी सीधे तौर पर मैदान में उतरी है। जन स्वराज पार्टी के पक्ष में कौन कौन सी जातियां जाती है, क्या जन स्वराज पार्टी आरजेडी और एनडीए दोनों के वोटों में सेंधमारी कर पाती है, जन स्वराज पार्टी जो पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए लगातार पिछले 2-2.5 साल से कार्यरत है, उसमें किस हद तक उसको कामयाबी मिलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव जन स्वराज पार्टी के लिए तो लिटमस टेस्ट है ही। इस चुनाव से यह भी पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर दरअसल एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दरअसल आरजेडी कैंप में इस बात को लेकर के खलबली है कि अगर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में कोई दल सेंधमारी कर लेता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी के आधार वोट बैंक पर सीधे तौर पर सेंधमारी माना जाएगा। वैसे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर बिहार में आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। मधुबनी से जिस तरीके से अशोक यादव जीते हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अशोक यादव की जीत, दरभंगा से आरजेडी की हार और साथ ही साथ मधेपुरा से आरजेडी की हार निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए परेशान करने वाली है। इतना ही नहीं, अगर अररिया की भी बात करें जहां से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह जीते हैं, वो भी आरजेडी के लिए चौंकाने वाला परिणाम था। इसलिए यह माना जा रहा है कि उत्तर बिहार में खास तौर पर आरजेडी के वोट बैंक में जिस तरीके से बीजेपी और उसके घटक दल ने सेंधमारी की है वो आरजेडी के लिए चिंता का सबब बन गया है। इसलिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जब यात्रा की तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तर बिहार को चुना और उत्तर बिहार को लेकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह पैगाम दिया कि एक एक कार्यकर्ता को पार्टी के साथ जोड़िए और आने वाला विधानसभा चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आधार वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, तभी आरजेडी को फायदा होगा। वैसे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आरजेडी को करारा झटका पूर्णिया लोकसभा चुनाव में भी लगा था और साथ ही साथ
जो उनके उम्मीदवार थे उनकी तो करारी हार हुई ही थी, साथ ही साथ वहां विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में भी आरजेडी की बुरी तरह हार हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद का मुस्लिम यादव का यह समीकरण उपचुनाव में कामयाब रहेगा या जन स्वराज पार्टी बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर इसमें सेंधमारी करने जा रही है। क्योंकि बेलागंज में अगर सुरेंद्र यादव के सुपुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह हारते हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि जो सुरेंद्र यादव का गढ़ था उसमें जोरदार तरीके से जेडीयू ने सेंधमारी की है, क्योंकि जेडीयू ने मनोरमा सिंह को टिकट दिया है और दोनों यादव समाज से आते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि यादव और मुसलमान, कहा जाता है कि यादव सबसे ज्यादा वोटर्स हैं बेलागंज में, उसके बाद मुसलमान हैं। अगर मुस्लिम मतदाता अपने समाज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट करते हैं तो प्रशांत किशोर इस मामले में कामयाब माने जाएंगे कि उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण को उपचुनाव में ध्वस्त किया है। अब सवाल उठता है कि इमामगंज में क्या होगा, क्योंकि इमामगंज में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनकी बहू दीपा मांझी वहां से खड़ी हैं और दीपा मांझी के विरोध में जन स्वराज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं। तो क्या जीतन राम मांझी अपनी प्रतिष्ठा इमामगंज में बचा पाएंगे, इसको लेकर के भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। तो कल आने वाले परिणाम में आखिरकार इंडिया ब्लॉक का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा और खास तौर पर लालू यादव के समीकरण, जो कि मुस्लिम और यादव का समीकरण माना जाता है, 32% मतदाता इस समाज से आते हैं, वो क्या लालू प्रसाद के साथ जुड़ेंगे या एक विकल्प के तौर पर वो जन स्वराज पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं, इसका पता कल परिणाम में चल पाएगा। इसलिए बिहार के उपचुनाव को लेकर के लोगों की नजरें टिकी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये इस बात का इंडिकेटर होगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा में कौन कौन सी जाति का समीकरण बनने जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा अपने 5वें चरण की यात्रा को लेकर जमुई पहुंचे हैं और आज उन्होंने जमुई में कहा है कि उनकी पार्टी पूरे तरीके से एनडीए का हिस्सा है। उनकी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हाँ, लोकसभा चुनाव में हमारे कुछ मतदाता इधर उधर हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से तरारी जाकर के, रामगढ़ जाकर के और बिहार के अन्य इलाकों में जाकर के अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं, उससे यह साफ दिखाई पड़ता है कि जातीय समीकरण में एनडीए मजबूत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से आरजेडी माहौल बनाने में लगी हुई है, क्या आरजेडी को उसमें कामयाबी मिलेगी? दूसरा सवाल यह उठता है कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर क्या उपचुनाव में कोई अच्छा खासा प्रभाव अपनी पार्टी का दिखा पाएंगे? क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस जन स्वराज पार्टी का होगा, उससे यह पता चल पाएगा कि जन स्वराज पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस देने जा रही है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।